Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 5 that is work and energy. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 5.1 that is work. तो नॉर्मली हम जो वर्क को समझते हैं कि कोई भी फिजिकल या मेंटल एफर्ट जो हमारी होती है ना उसको हम वर्क कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के अंदर जो वर्क का ताल्लुक है ना वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन हो रहा होता है वो स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब बेटा स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमने स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जब हम किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड लेना होता है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट और साथ को साइन ऑफ थीटा यानी कोस थीटा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से मैथमेटिकल फार्मूला को लिखेंगे। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी कि एक फोर्स का वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। जब इसको हम ओपन करेंगे तो लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है जो कि वर्क का मैथमेटिकल फार्मूला है। उसके बाद बेटा मैंने एफ कोस थीटा को अलग करके एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और डी को बाहर निकाल दिया है। तो इसको ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो हमारे पास एफ कोस थीटा की क्वांटिटी है ना यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। द क्वांटिटी एफ कोस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ कोस थीटा हमारे पास फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो इससे हमें ये पता चला, यानी मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ द जो वर्क है वो हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी तब वर्क होगा, ठीक है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है वर्क को होने के लिए कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होना ज़रूरी है। उसके बाद बेटा यहाँ पर इसकी रिप्रेजेंटेशन को खोल के लिखा हुआ है कि एफ हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डी है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और थीटा है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी कि एफ का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी है और थीटा हमारा जो है दोनों के दरमियान का एंगल है, ठीक है। उसके बाद इसका एसआई यूनिट आ जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। इसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, जो कि हम मैथमेटिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर इसका ऑर्डिनरी यूनिट है और ऐसा यूनिट हमारे पास जूल होता है, ठीक है। और उसके बाद हम जूल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 जूल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे। अच्छा, ऐसा यूनिट को ना अगर हम डिफाइन किसी भी ऐसा यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि हम उसके मैथमेटिकल फार्मूला की तरफ जाते हैं और उसी से ही उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि फोर्स जो है ना अगर वो 1 न्यूटन हो और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर 1 मीटर हो तो हमारे पास वर्क जो है वो 1 जूल होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन द बॉडी मूव्स 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन क्या होगा हमारे पास वर्क डन जो है वो 1 जूल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 जूल की सिंपल सी डेफिनेशन है और हम 1 जूल को लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर मैंने आपको बता दिया कि उसके मैथमेटिकल फार्मूला से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो 1 जूल भी हमारे पास वर्क का यूनिट है और न्यूटन मीटर भी हमारे पास वर्क का यूनिट है, ठीक है। इसके बाद बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है जिसके लिए हम एक डायग्राम को कंसीडर करेंगे। और अगर आप इस डायग्राम को देखें दैट इज़ फिगर 1.1 या फिगर 1, उसमें हमने एक वुडन बॉक्स लिया है, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। जो फोर्स जो है ना वो हमने एक एंगल के थ्रू अप्लाई किया है, यानी कि फोर्स जो है वो किसी भी एक एंगल के ऊपर हम उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वुडन जो बॉक्स है वो डिस्प्लेस होगा और वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से इट के पहले जो है हमारे पास वो पॉइंट ए के ऊपर है, कोई भी पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन आपको समझाने के लिए वैसे ही बता रही हूँ कि अगर हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले पॉइंट ए के ऊपर है और हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है तो वो पॉइंट बी के ऊपर जाके डिस्प्लेस हो जाएगा किसी और पॉइंट के ऊपर। लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। जब वो यहाँ पे आ गया तो अब फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी कि वर्क डन हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। और फोर्स का हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तो वो वाला कंपोनेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को जो है ना, ये जो वेक्टर फोर्स है ना, इसको हम रिजोल्व करेंगे इसके कंपोनेंट्स के अंदर
और ये हमने सीखा था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक में, जहाँ पे हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। और कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स, ठीक है, और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट बोलेंगे, और जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी हमने एफ को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एफ कोस थीटा आ गया, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास एफ साइन थीटा आ गया, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हो गए। और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो है हमारे पास एफ कोस ऑफ थीटा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारे राइट साइड पे है, राइट हैंड साइड पे, और एफ कोस थीटा की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड पे, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस वाले जो हमारे कंपोनेंट है ना, इसको हम लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमें वर्क की वैल्यू मिल जाएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, यानी इसके ऊपर जो हमने वर्क किया है। तो इस एक्सप्लेनेशन को भी हम देख लेते हैं साथ साथ कि वर्क इज डन ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डज नो वर्क। ये वही बात है जो अभी मैंने आपको समझाई थी कि जो वर्क है वो सिर्फ जो वो वाला कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर होता है, यानी एफ कोस ऑफ थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है ना वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना उसका कोई रोल नहीं है वर्क के अंदर, ठीक है, तो वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने वो रिजोल्व करके भी वेक्टर दिखा दिए कि एफ वेक्टर को आप रिजोल्व करेंगे तो क्या दो वेक्टर्स आएंगे आपके पास, एफ कोस ऑफ थीटा प्लस एफ साइन ऑफ थीटा, दो कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है। एफ कोस थीटा को हम बोलेंगे इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स एज इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एफ कोस थीटा को हम इफेक्टिव कंपोनेंट बोलेंगे, और वो क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और यही जो है ना वो वर्क को होने में रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हम इसको इफेक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। और एफ साइन थीटा जो है ना वो कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, इसलिए उसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी डायग्राम है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है डिपेंडेंस ऑफ वर्क। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डिपेंडेंस होती है ना वो उसके मैथमेटिकल फार्मूला से हमें पता चलती है। तो जैसा कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला हमारे पास था W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। तो उसके अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं मैथमेटिकल फार्मूला के अंदर, एक है हमारे पास फोर्स, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा है हमारे पास एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है ना वो इन्हीं तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है और एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो वही मैंने डिपेंडेंस के अंदर लिखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, एंड एंगल बिटवीन देम दैट इज थीटा, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तीन इसके डिपेंडेंस के पॉइंट हैं, ठीक है, इनको आपने अच्छे से देख लेना है क्योंकि इस तरह का मे बी को शॉर्ट या फिर आपके एमसीक्यूज में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, यानी वर्क की टाइप आ जाती हैं। और ये जो टाइप्स है ना ये हमारे पास किस बेस पे होती हैं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर कौन सा एंगल बन रहा है इसकी बेसिस पे हमने वर्क की कुछ टाइप डिस्कस करनी है। और ये तीन टाइप्स होती है हमारे पास, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क, सेकंड वन इज नेगेटिव वर्क एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क, ठीक है। ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास और तीनों किस बेसिस पे हैं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं दैट इज पॉजिटिव वर्क, और इसमें मैंने लिखा है कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन तब हमारे पास पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। और तब एंगल हमारे पास क्या होगा, जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से लेस होगा, ठीक है। जब वर्क हमारे पास जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल 0 और 90 के दरमियान होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 90 पे चला जाता है एंगल तो 90 पे क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, वो फिर एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आ जाता है। तो वो हमने नहीं लेना क्योंकि हमने फोर्स का वो वाला कंपोनेंट डिस्कस करना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और वो जो है ना वो हमारे पास जो 90 से कम के एंगल पे बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं लगाया। 0 या फिर 0 से बड़ा एंगल है, 90 से छोटा एंगल है, ठीक है, इसमें हमारे पास पॉजिटिव वर्क हो रहा है। और इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है पुशिंग अ ट्रॉली फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई ट्रॉली हो जिसमें आप नॉर्मली सामान डालते हैं उसको आप फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल है क्योंकि इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अगर आप उसको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं तो फोर्स भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव वर्क कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ठीक है, और 0 से 90 के दरमियान जो एंगल होगा हमारे पास वो पॉजिटिव वर्क को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेगेटिव वर्क, व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तब हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है, यानी एक डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो किसी और डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। और उसके लिए एंगल है हमारे पास थीटा लेस देन 80 है
या फिर इक्वल टू 80 है और ग्रेटर देन 90 है, ठीक है ना। 90 से ज़्यादा और 80 से कम, 90 नहीं ले सकते हम। 90 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है ना W इज इक्वल टू एफ डी कोज ऑफ थीटा, तो अगर उसमें आप एंगल को 90 पुट करेंगे ना तो कोज 90 जो है ना वो जीरो होता है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं कोज 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क जो 90 डिग्री पे है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वो हम आगे वाली टाइम में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने 90 से ग्रेटर वाले एंगल की बात की है और 180 से लेस वाले, ठीक है। 180 से कम वाले एंगल की और 90 से ज़्यादा वाले एंगल पे जब हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्प्लेसमेंट और उनके दरमियान ये एंगल बन रहे हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, उसको नेगेटिव वर्क कहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आपको पता है जो कोज 180 है ना वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। जब आप एंगल की वैल्यू पुट करेंगे 180 तो वो -1 के इक्वल आएगा, इसलिए नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स वाइल कार इज मूविंग, ठीक है। अब जब कोई भी गाड़ी जो है वो रोड पे मूव कर रही होती है तो आपको पता है कि रोड और गाड़ी के टायर्स के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो नेगेटिव वर्क की एग्जांपल है, वो इसलिए क्योंकि वो जो है ना वो हमारी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करे, यानी गाड़ी अगर आगे की तरफ जाना चाहती है तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो उसको आगे जाने से रोक रही है, यानी वो नेगेटिव वर्क कर रही है। पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि वो उसको हेल्प आउट कर रही है, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, यानी हम ना डिस्प्लेसमेंट को हेल्प आउट कर रहे हैं कि ठीक है फोर्स लगा के कि वो उसी डायरेक्शन में हो जाए। लेकिन नेगेटिव वर्क में क्या होता है कि वो उसको अपोज कर रही होती है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये नेगेटिव वर्क है और इसकी फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। थर्ड टाइप है हमारे पास जीरो वर्क, जो कि हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि 90 डिग्री का जब एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान तब हमारे पास जीरो वर्क है, नो वर्क है। वो इसलिए क्योंकि जब कोज 90 हम पुट करेंगे फार्मूले के अंदर तो क्या हो जाएगा, कोज 90 जीरो देता है और वो पूरे वर्क को जीरो कर देगा, ठीक है। तो और 90 का आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर को डायरेक्शन को शो करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब हमारे पास जीरो वर्क होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल के लिए हमारे पास आ जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमने सर्कुलर मोशन वाला जब चैप्टर डिस्कस किया था तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ना उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे ना परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है ना वो बिल्कुल मतलब टेंजेंशियल का मतलब है ना टेंजेंट, यानी कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से कट कर रही होती है ना जो लाइन, उसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट से कट कर रही है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से है, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ है और इस पॉइंट पे क्या है, राइटवर्ड है, ठीक है ना। यानी हर पॉइंट के ऊपर वो फोर्स की डायरेक्शन के साथ 90 का एंगल बना रही है। और फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड द सेंटर होती है, और जो वेलोसिटी है हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनता है, यानी 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी का 90 का एंगल बन रहा है तो जहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है हमें पता है वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये जो स्लैश के साथ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी शो की है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी फोर्स के साथ 90 का एंगल बना रही है। तो एफ और डी के दरमियान एंगल बन रहा है 90, और जब एफ और डी के दरमियान एंगल 90 बनेगा तो कोज 90 हम पुट करेंगे वो हो जाएगा जीरो। तो ये हमारे पास वर्क जो है ये जीरो वर्क डन की एग्जांपल है, यानी कि सर्कुलर मोशन जो है ये जीरो वर्क डन की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट भी करके दिखाया है कि W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, और जब थीटा को हम 90 पुट करेंगे तो W हो जाएगा हमारे पास जीरो। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसके बाद उसके मैथमेटिकल फार्मूला को देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक कंडीशन पढ़ी कि हमारे पास जब फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगी तब वर्क होगा, ठीक है। उसके लिए हमने देखा कि एफ कोस थीटा जो है वो एक इफेक्टिव कंपोनेंट है क्योंकि वो जो है उसकी डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है, इसलिए वहाँ पे वर्क परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी, डायग्राम को देखा, फिर डिपेंडेंस को डिस्कस किया, और एंड पे हमने टाइप्स ऑफ वर्क को डिस्कस किया जो कि हमारे पास 3 तरह की हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। और ये तीनों जो है वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।